18 जून, 18 जून है ना, 19 जून। इसमें डेट गलत डल गई है, ठीक है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को भेजने से पहले। आज 19 जून है। तो 19 जून को दो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। व्हाट इज सिकल सेल? सिकल सेल क्या होता है? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। रेड ब्लड सेल्स का आपने डायग्राम भी बनाया होगा, ऐसे गोल गोल, है ना, ऐसा। ये रेड ब्लड सेल का डायग्राम बनाया होगा। लेकिन अगर ये रेड ब्लड सेल ऐसा हो जाए, राज में जैसा, चांद जैसा, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। इससे क्या होता है कि ब्लड का काम है कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अब वो ऑक्सीजन को सप्लाई तो करेगा, लेकिन क्योंकि उसका सरफेस कैसा हो गया, सरफेस अब स्मूथ नहीं रहा, गोल नहीं रहा, तो उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और भी बीमारियां ऐसे हो जाती हैं। इसके अलावा है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। इन कन्फ्लिक्ट मतलब जहां पर वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, इंटरनल वॉर चल रही है, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से वॉर चल रही है, चाहे सिविल वॉर है। तो ऐसे में जो सेक्सुअल वायलेंसेस होते हैं महिलाओं के साथ, क्योंकि जब भी वॉर होती है ना, और एक देश दूसरे देश के ऊपर कॉन्कर करना शुरू करता है या किसी पार्ट के ऊपर कॉन्कर करता है, तो सबसे पहले महिलाओं को वहां पर निशाना बनाया जाता है। ये इतिहास से होता आ रहा है, मतलब दुखद इतिहास है हमारा। तो यूएन ने 19 जून को क्या मनाने का सोचा कि अवेयरनेस फैलाई जाए, किसके लिए? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन, नॉट जस्ट अवेयरनेस बट एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के अंदर जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। यूएन डेजिग्नेटेड डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे है, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, 19 जून। अब हम लोग देखो वॉर की, पीस की, मिडिल ईस्ट की बहुत सारी बातें कर चुके हैं ऑलरेडी कि वॉर क्यों हुई, जेसीपीओए कब लगा, जेसीपीओए कैसे हटा, उसके बाद काटसा कैसे आया, काटसा ने इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट डाला, कैसे हमारे जो बाइंग ऑप्शंस हैं हमको उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ा जब क्रूड ऑयल की बात आई। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग कई कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आज हम इसको अलग नजरिए से देखेंगे। अलग नजरिए से देखेंगे क्या मतलब है? कह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चोक पॉइंट तो है ही, ऑयल का चोक पॉइंट तो है ही, लेकिन इट इज अ टेस्ट। अब ये क्या बन चुका है? ये टेस्ट बन चुका है, किसके लिए? सभी देशों के लिए टेस्ट बन चुका है कि क्या वहां पर इंटरनेशनल लॉ, समुद्र को जो लेके जो नियम बनाए गए हैं वो नियम लागू हो पाएंगे या नहीं। क्या ईरान उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा? टैरिफ का कहने का मतलब है कि क्या टोल लगाएगा या नहीं लगाएगा, और टोल किस तरीके से लगाएगा, वो भी एक पॉइंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को आज हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो समुद्रों के ऊपर कौन सा नियम लागू होता है? यूएन का इंटरनेशनल लॉ, यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, या जिसे कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो दोनों ही नाम से आपके एग्जाम के साथ, आपके सामने एग्जाम में ये आ सकता है, मतलब एक ही, मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का। अब देखो यूएन क्लॉज वैसे तो हमने ऊपरी तौर पे पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमको इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब एग्जाम में कहीं ना कहीं यूएन क्लॉज से क्वेश्चन आना बनता ही है, आएगा ही आएगा हर एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये होती है बेस लाइन, ये होती है बेस लाइन जहां से पानी शुरू हो गया, वो समुद्र है पूरा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये तो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट भी है ना, इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट भी है।
तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स से भी आ सकता है, करंट की तरह भी आ सकता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, और इंटरनेशनल लॉ में से भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही उसमें पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है बेस लाइन। बेस लाइन यानी कि जहां पर लो वाटर रहता है, यहां तक रहेगी बेस लाइन, यहां तक। ठीक है, अब यहां तक तो बिल्कुल ये माना जाएगा कि जिस कंट्री का कोस्ट लाइन है उस कंट्री की टेरिटरी है, वहां तक कोई पानी नहीं माना जा रहा, वहां तक कोई ओशन नहीं माना जा रहा यूएन क्लॉज के हिसाब से। यहाँ तक क्या है, क्योंकि लो टाइड हाई टाइड में ये ऊपर नीचे आता जाता रहता है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स बोलेंगे इसको। यहाँ पर सोवरेनिटी होगी किसकी, जो कोस्टल स्टेट है। जैसे इंडिया का कोस्ट है तो इंडिया की, पाकिस्तान का कोस्ट है तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है, उसका पूरा अधिकार है। यहाँ पर किसी किसी की भी कोई राइट टू एंट्री नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी नहीं घुस सकता जब तक कि कंसेंट ना हो। कब कहां तक रहेगा, इसको बोलेंगे बेस लाइन। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होती है बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन जहां तक आपकी टेरिटोरियल है, यानी कि जहां तक आपका इंटरनल वाटर है। टेरिटोरियल नहीं, इंटरनल वाटर ही बोलेंगे इसको। ठीक है, टेरिटोरियल मत बोलना, क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल वाटर बोलेंगे। ठीक है, सर फिर जैसे ही सब में ये नंबर्स लिख रहे हैं इतना इतना, ये कि इसमें क्यों नहीं है? किसमें नहीं है, जैसे इसमें टेरेस्ट्रियल सी में भी लिख रहा है 12 nm, और बाकियों में भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिख रहा। क्योंकि ये बेस लाइन है ना बेटा, यहाँ पे तो शुरू हो रहा है, यहाँ से ये 12 nm जो लिखा है, 12 नॉटिकल माइल्स, ये कहां से काउंट कर रहे हैं, ये इस बेस लाइन से ही काउंट कर रहे हैं। ये 0 नॉटिकल माइल्स है, 0 nm है ये। ठीक है, ये क्या है, 0 nm, 0 नॉटिकल माइल्स यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टेरिटोरियल सी, कितना, 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल सी है, सोवरेनिटी रहेगी कोस्टल स्टेट की। ठीक है, लेकिन इनोसेंट पैसेज का राइट होगा एंट्री करने का। आ जाओ, बैठो, गुड इवनिंग, क्या नाम है तुम्हारा, हिमांशु, बैठो। तो हिमांशु, हम लोग बात कर रहे हैं यूएन क्लॉज, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यानी कि समुद्र के ऊपर कौन से नियम लागू होंगे, समुद्र के कौन से नियम होंगे। ठीक है, क्यों, किस पर्सपेक्टिव में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हल्का सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। ईरान की वॉर चल रही है, यूएस ईरान की वॉर चल रही है, पता है ना, उनके बीच में समझौता हो गया, ये भी पता है। ठीक है, इसके ऊपर तो हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पता है ना, ये बेसिक बेसिक चीज है जो सबको पता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो इनकी पीस डील हुई है, क्या वहां पर, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे इंटरनेशनल लॉज को लागू करवाया जा सकेगा या नहीं लागू करवाया जा सकेगा। किस किस यूएन क्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, रजिस्टर निकाल लो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज क्या कहता है, सबसे पहले हम उसको देख रहे हैं। तो वो समुद्र को किस तरीके से डिवाइड करता है, सबसे पहले जब हम वो समझेंगे तब उनके नियम समझ में आएंगे, फिर किस तरीके से उसका वायलेशन हो सकता है वो समझेंगे। ठीक है, तो बेस लाइन होती है, बेस लाइन क्या हो गई, जहां से समुद्र शुरू हो रहा है, जहां पे आपकी लैंड खत्म हो रही है। हाई टाइड लो टाइड की वजह से उसके पीछे तक भी कभी कभी पानी आता जाता रहता है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स यानी कि जिस देश की कोस्ट लाइन है, इंडिया की कोस्ट लाइन है तो इंडिया का इंटरनल वाटर, पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान का इंटरनल वाटर, ईरान की है तो ईरान का इंटरनल वाटर। ठीक है, और ये जो बेस लाइन है इसको हम मानेंगे 0 नॉटिकल माइल्स पे, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है 0 नॉटिकल माइल्स पे। यहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या मानेंगे हम, ये टेरिटोरियल सी है। 12 नॉटिकल माइल्स तक ये क्या है, टेरिटोरियल सी। यहाँ पर भी जो देश है उसकी सोवरेनिटी बनी रहेगी, जिसका कोस्ट है उसकी सोवरेनिटी बनी रहेगी। लेकिन एक सेकंड, हेलो, हेलो,
हेलो जी, जी सुबोध जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक भी सोवरेनिटी बनी रहेगी, लेकिन जो इनोसेंट पैसेज होगा, इनोसेंट पैसेज को एंट्री का राइट होगा। यहाँ पर कोई राइट नहीं होगा किसी का भी, चाहे वो इनोसेंट पैसेज हो चाहे ट्रांजिट पैसेज हो। ठीक है, दोनों को समझेंगे कि इनोसेंट पैसेज क्या होता है, ट्रांजिट पैसेज क्या होता है, घबराओ नहीं। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, कहां से? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। फिर उसके बाद बेस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक है कंटिजियस जोन। कंटिजियस जोन क्या है? कि सोवरेनिटी राइट्स प्रिवेंट एंड अगर कोई इंफ्रिंजमेंट होता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट मिल सकती है। सोवरेनिटी राइट्स यहां तक भी एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक राइट्स पैसेज को लेकर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है वहां पर। क्या है? फ्री पैसेज हो सकता है। फिर आता है ईईजेड 200 नॉटिकल माइल्स तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर सोवरेनिटी राइट्स हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेशन। कोई फिशिंग कर रहे हैं तो उसके लिए, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कोई मिनरल्स निकल रहे हैं तो उसके लिए वाटर सी बेड तक हमारा राइट है। ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगा किसके लिए? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट एंड अदर इंटरनेशनल लॉफुल यूज ऑफ सी। यानी कि हवाई जहाज भी जा सकते हैं हमारा, हम उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकते वहां से हवाई जहाज जाने पे, अगर कहां से जा रहा है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जा रहा है। और ना ही किसी शिप के ऊपर हम रोक लगा सकते कि यहां से वो शिप नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। 350 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स से लेके 350 नॉटिकल माइल्स तक ये एक्सटेंडेड रहता है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ हाई सी। ठीक, जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350 नॉटिकल माइल्स तक है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स को देखें तो वहां पे 200 नॉटिकल माइल्स तक की है। कहां तक है? 200 नॉटिकल माइल्स एडिशनल। ठीक है, एडिशनल 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, फिर इसके बाद हाई सी चला जाता है। हाई सी के ऊपर किसी की कोई सोवरेनिटी नहीं है, शेयर्ड एसेट है। सभी लोग शेयर्ड क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोरेशन में भी शेयर्ड कर सकते हैं और वो सारी चीजें हैं। ठीक है, और वहां पर हम पैसेज के ऊपर किसी भी तरीके के रोक नहीं लगा सकते। ये बात समझ में आई? ये बाइफर्केशन समझ आया, डिवीजन समझ में आया समुद्र का? आगे बढ़ते हैं। तो यूएन क्लॉज क्या कहता है? यूएन क्लॉज कहता है कि साहब, जो आर्टिकल 37 है वो कह रहा है कि यूएन क्लॉज अप्लाइज टू स्ट्रेट्स यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन बिटवीन वन पार्ट ऑफ आईसी और ईईजेड टू अनदर पार्ट ऑफ आईसी और ईईजेड। ईईजेड यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी जोड़ सकता है, और किसको जोड़ सकता है? आईसी को भी जोड़ सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी को जोड़ रहा है तो क्या बोला जाएगा उसको? वो इंटरनल वाटर हो जाएगा। लेकिन जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो ये दो हाई सीज को जोड़ता है, तो किस में आ जाएगा? आर्टिकल 37 के एम्बिट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है? ऑल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एंजॉय द राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज थ्रू सच स्ट्रेट्स। ऐसी स्ट्रेट्स के ऊपर ट्रांजिट करने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। दिस पैसेज शैल नॉट बी इम्पीडेड। ट्रांजिट पैसेज मीन्स कंटिन्यूअस एंड एक्सपीडियस नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। ओवरफ्लाइट है, नेविगेशन है किस चीज के लिए? कंटिन्यूअस है, एक्सपीडिशियस है। कंटिन्यूअस है यानी कि लगातार आ रहे जा रहे हैं, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का लगातार यूज चलता आ रहा है ना? आर्टिकल 39 क्या कहता है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट मस्ट मूव विदाउट डिले एंड मस्ट नॉट थ्रेटन द सोवरेनिटी ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ बॉर्डरिंग स्टेट। यानी कि जो शिप है, एयरक्राफ्ट है, वो मूव करने चाहिए, और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जहां से वो मूव कर रहा है, उस बॉर्डरिंग स्टेट की सोवरेनिटी को थ्रेटन ना करें, उसके ऊपर हमला ना कर दे। ठीक है, सर तो एक यूएन बार क्लॉज, आर्टिकल 37 बता देना। आर्टिकल 37 बता देते हैं। यूएन क्लॉज कह रहा है, आर्टिकल 37 कह रहा है कि यूएन क्लॉज अप्लाई हुआ किसके ऊपर? स्ट्रेट्स के ऊपर। स्ट्रेट समझ में आता है ना आपको लकी? यस सर। हाँ, तो स्ट्रेट के ऊपर भी क्या लागू होगा? यूएन क्लॉज लागू होगा, यानी कि फ्री ट्रांजिट वहां से अलाउ करना पड़ेगा, उसके ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगा सकते। जैसे अभी यूएस ने और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट किया हुआ था, है ना? तो वो नहीं कर सकते, यूएन क्लॉज कह रहा है।
अब यही टेस्ट है कि क्या इसको लागू करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। अब एक होता है इनोसेंट पैसेज, एक होता है ट्रांजिट पैसेज। हम लोगों ने देखा इनोसेंट पैसेज ज्यादा अंदर तक आ सकता है, यानी कि हमारी टेरिटोरी जो इनोसेंट पैसेज है वो कहां तक आ सकता है, वो आ सकता है यहां तक, टेरिटोरियल सी तक, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज अप टू टेरिटोरियल सीज, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजिट पैसेज का कहां तक राइट है, ट्रांजिट पैसेज का राइट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए क्या है, राइट ऑफ फॉरेन शिप टू पास थ्रू द टेरिटोरियल सी ऑफ अ कोस्टल स्टेट पीसफुली, अधिकार है उसका इनोसेंट पैसेज का, वो पास कर सकता है कहां से, कोस्टल स्टेट के पास से भी, टेरिटोरियल सी से पास कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजिट पैसेज क्या कर सकता है, राइट ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू पास थ्रू इंटरनेशनल स्ट्रेट यूज फॉर नेविगेशन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर नहीं आ सकता, कंटेजियस जोन तक नहीं आ सकता ये, ठीक है। एरिया क्या होगा, यहाँ पर देखो दोनों का एप्लीकेशन ही अलग है। ट्रांजिट है ही उसके लिए स्ट्रेट के लिए, ट्रांजिट जब हम यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेट के लिए ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेरिटोरियल सी कोस्टल सी के लिए, वहां पे स्ट्रेट के लिए जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मलक्का स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, तो तमाम स्ट्रेट्स आप लोगों को मालूम, ठीक है। आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है अभी आपको। नेचर ऑफ राइट क्या है, लिमिटेड है यहाँ पर, वहां पर स्ट्रॉन्गर एंड वाइडर राइट है, एक उसको लेके स्ट्रेट को लेके ज्यादा राइट्स है, ठीक है। इसके अलावा सबमरीन्स के ऊपर भी मस्ट नेविगेट ऑन सरफेस एंड शो फ्लैग, अगर इनोसेंट पैसेज है तो वहां पर फ्लैग दिखाना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। और कैन नॉर्मली पास इन नॉर्मल मोड इंक्लूडिंग सबमर्ज्ड पैसेज, ट्रांजिट के अंदर हम लोग सबमर्ज्ड पैसेज में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी के टेरिटरी में जा रहे हैं, किसी के टेरिटोरियल सी में जा रहे हैं, कैसे, इनोसेंट पैसेज है, टेरिटोरियल सी में जा रहे हैं, स्ट्रेट नहीं है वहां पर, तो स्ट्रेट नहीं है तो हमें ऊपर आना पड़ेगा, अपना फ्लैग दिखाना पड़ेगा कि हम इस देश के सबमरीन से, ठीक है। कंडीशन क्या है, पैसेज थ्रू इनोसेंट, पैसेज मस्ट बी इनोसेंट एंड नॉट हार्म द पीस सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल स्टेट, पैसेज मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड एक्सपीडियस, ठीक है। वहां पर ही है, वहां पर कैसा कंटिन्यूअस होना चाहिए पैसेज। कोस्टल स्टेट पावर, मोर कंट्रोल है कोस्टल स्टेट का इसके ऊपर, वहां पर लिमिटेड कंट्रोल है, स्टेट के ऊपर बिल्कुल लिमिटेड कंट्रोल है, स्टेट के ऊपर कंट्रोल ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब शिप पास, ये तो एग्जांपल आप लोगों को पता है, ठीक है। अब ईरान देखो क्या कह रहा है इस वॉर के अंदर, ईरान का स्टैंड क्या है। ईरान का स्टैंड ये है कि साहब इसने यूएन क्लॉज को साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया, तो कहता है कि मेरे ऊपर तो लागू ही नहीं होता यूएन क्लॉज, और लागू कराने वाला कौन है, लागू कराने वाला यूएस है, उसने साइन भी नहीं किया, इसने कम से कम साइन कर रखा है, देख लो। ईरान हैज साइंड यूएन क्लॉज बट हैज नॉट रेटिफाइड इट, ठीक है। ऑफिशियली ऑफिशियल ट्रीटी स्टेटस रिकॉर्ड शो ईरान एज सिग्नेटरी नॉट अ रेटिफाइंग पार्टी, रेटिफाइंग पार्टी नहीं है। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखते हैं यूएन क्लॉज की, तो सिग्नेटरी तो है लेकिन उसे रेटिफाई नहीं किया, तो ये क्या कहेगा, सिंस ईरान हैज नॉट रेटिफाइड यूएन क्लॉज इट इज नॉट फुल्ली बाउंड बाय द ट्रांजिट पैसेज रिजीम। तो ट्रांजिट पैसेज का जो नियम अभी हमने पढ़ा कि ट्रांजिट पैसेज है, अगर स्टेट किसी स्टेट से शिप जा रहा है, सबमरीन जा रही है, तो उसके क्या अधिकार है शिप के और सबमरीन के, कहता मैं तो नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने तो साइन नहीं, मैंने रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। इट में आर्ग्यू दैट फॉरेन वॉरशिप्स शुड टेक प्रायर परमिशन, जितने भी वॉरशिप्स हैं उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए, ऐसा वो कह सकता है, ऐसा आर्गुमेंट दे सकता है। इट ट्रीट्स अ स्ट्रेट एज मैटर ऑफ सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक एसेट बन के आया, कैसे, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है और यूएस इजराइल ने उसके ऊपर हमला कर दिया, अब यूएस इजराइल ने हमला कर दिया, उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसको उसको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए ना, जिसके ऊपर वो क्या कर सके, जिसकी वो लेवरेज ले सके, जिसको पॉइंट बना के वो नेगोशिएट कर सके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो वो क्या बना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना। अगर न्यूक्लियर बम होता भी और वो फोड़ भी देता न्यूक्लियर बम, तो कितने, एक शहर दो शहर खत्म हो जाते, एक स्टेट खत्म हो जाता, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आया, पूरी दुनिया अभी रिसेशन के कगार पे खड़ी है, कभी भी रिसेशन आ सकता है दुनिया के अंदर,
जॉब लॉसेस हो सकती है, लोगों की जॉब जा सकती है, हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, और कई देशों में आ भी गया। इंडिया के अंदर भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अभी सीपीआई तक इफेक्ट उतना नहीं देखा हमने, लेकिन डब्ल्यूपीआई देखो 9% के आसपास चल रहा है ना। पीपीआई भी आ गया। ठीक है, ईरान सर में प्रेफर। हाँ पीपीआई जी, क्या था? अभी आज के न्यूज़पेपर में ये डब्ल्यूपीआई, पीपीआई, सीपीआई, ये सारी चीजें लास्ट वाले उसमें है, तो उस तक उस टाइम डिस्कस करेंगे, अभी इस पे रहो। ठीक है। तो यूएस क्या, यूएस कैसे कहेगा कि यूएन क्लॉज को लागू करो, क्योंकि यूएस तो खुद सिग्नेटरी भी नहीं है। द यूएस इटसेल्फ हैज नॉट रेटिफाइड बट इट जनरली ट्रीट्स नेविगेशनल फ्रीडम अंडर यूएन क्लॉज एज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की तरह वो कह सकता है कि इसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इंटरनेशनल स्टेट है ये, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ट्रांजिट पैसेज के लिए वो कह सकता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए कह सकता है कि सबके पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ट्रेड जो है वो फ्लरिश होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक होता है टोल, एक होता है चार्ज। जैसे अगर हम देखें तो पनामा को क्रॉस करने के लिए, पनामा कनाल को क्रॉस करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? उसके उस पैसेज को यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पैसेज है, दो हाई सीज को जोड़ रहा है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। लेकिन वहां पर हम टोल नहीं दे रहे हैं, वहां पे हम क्या नहीं दे रहे हैं, टोल नहीं दे रहे हैं, वहां पे हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। क्योंकि वहां पर जब शिप जाता है तो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसको क्रॉस करने के लिए, वो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है हाइड्रोलिक सिस्टम से, वो शिप्स नीचे ऊपर उठा के, वो बहुत ऊपर नीचे उठा के फिर वो गेट्स के थ्रू पास करा के ले जाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां पे गड्ढा खोदा हुआ है और पानी बह रहा है निकल जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आप देखना डिस्कवरी चैनल पे इसके ऊपर प्रोग्राम भी है कि किस तरीके से पनामा कैनाल वर्क करती है, कैसे काम करती है, तो आप देख सकते हो, है ना, अभी तो टाइम है आप लोगों के पास। तो इस तरीके से क्या है कि इंटरनेट, अच्छा स्ट्रेट, इसके अलावा जब हम ये सुएज कैनाल पार करते हैं तब भी हमको चार्ज देना पड़ता है, इजिप्ट को हम पैसा देते हैं। तो फैसिलिटीज का, उस स्ट्रेट को पार करने के फैसिलिटीज का चार्ज दे रहे हैं, टोल नहीं दे रहे, हमको टैक्स नहीं दे रहे उसको। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि फीस लगा सकता है, टोल नहीं लगा सकता। फीस तो वो लगा सकता है फैसिलिटीज देने के नाम पे, कि हम यहाँ से क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो ईरान क्या क्या कंसेशन मांग रहा है, क्या मिल सकते हैं उसको, या एंड ऑफ यूएस नेवल ब्लॉकेड खत्म हो गया, चले गए यूएस नेवी। ठीक है, स्ट्रेट इश्यूज कन्वर्टेड इनटू नेगोशिएशन। ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर रिलीफ मिल जाएगा, जो अभी तक ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे कि ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो ऑयल ऑयल एक्सपोर्ट करने लगेगा। इस ऑयल एक्सपोर्ट के रिलीफ से इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग ईरान से ऑयल लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि यूएस का सैंक्शन था। 2018 से हम लोगों ने लेना बंद कर दिया था ईरान से ऑयल, है ना। सैंक्शंस के ऊपर डिस्कशन होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन होगा, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन होगा। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर कोई बात नहीं की गई, जबकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हीं पॉइंट्स को लेके यूएसए वॉर के अंदर घुसा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करना है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ही अभी तक, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि डील नहीं हुई होगी, अंदर खाने इन लोगों की डील हो गई होगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। उधर वो इसराइल भी मांग रहा था, कहता डॉक्यूमेंट दिखा दो क्या डील हो रही है तुम्हारी, तो इधर यूएस ने मना कर दिया कि अभी नहीं, चुपचाप बैठे रहो बिल्कुल, क्योंकि वो सेंध लगाने के लिए तैयार बैठा है, वो कभी भी लेबनान के ऊपर हमला कर देगा, उसको भी रिलीज करने की बात है। इसके अलावा $300 बिलियन और देने की थी रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं, आगे फिर से आएंगे ये पॉइंट्स, क्या न्यूज के अंदर रिपीट होते रहते हैं, तो ये आज अलग पर्सपेक्टिव से हमने इसलिए रखा क्योंकि बोर हो गए थे हम वो वॉर पढ़ के। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूएस ईरान, अच्छा ईरान का एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है मिडिल ईस्ट के अंदर। अगर हम देखें, देखो मैप पे समझेंगे कि किस तरीके से इसने, ईरान ने इसराइल को एनसर्कल किया हुआ है। जैसे चाइना हम लोगों को एनसर्कल करने की कोशिश करता है,
थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना। इसी तरीके से ईरान ने इसराइल को एनसर्कल किया हुआ है थ्रू रिंग ऑफ फायर, को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईरान आपको पता है कैसा कैसे करता है वॉर को, कैसे लड़ता है, प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सी वॉर की तरह लड़ता है वॉर। ठीक है, अब उसके पास देखो कितना बड़ा लेवरेज है ईरान के पास, कि वो जब चाहे जिस फ्रंट पे चाहे इसराइल को एंगेज रख सकता है। कैसे? लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, इधर गाजा के अंदर, यमन के अंदर हूथीज है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, देखो यहाँ पर अगर कब्जा है, यहाँ पर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको मैं रिंग ऑफ फायर कह रहा हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिजबुल्लाह है। वो ऑन ऑफ मोड पे चलता है। आज वॉर करनी है, ऑन करा, इसराइल वहां पर क्या हो गया, एंगेज हो गया हूथीज, उस हिजबुल्लाह पे। हमास तो अभी पिटा पड़ा है फिलहाल। और ये भी बहुत स्ट्रांग है, पिछले साल साउथ यमन पे कब्जा कर लिया, अभी भी कब्जा है, ऑलमोस्ट कब्जा जैसा ही है हूथीज का साउथ यमन के ऊपर। और ये धमकी देते रहते हैं कि यहाँ पर जो बाबल मानदेव है इसको हम बंद कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी का जो पैसेज है वो बंद हो जाएगा और दुनिया का 40% ट्रेड यहाँ से होता है। आप कनेक्टिविटी देखो, एशिया की कनेक्टिविटी पूरा यूरोप से और यूएसए से, यहीं से पूरा यूरोप, रशिया। अगर हमको ट्रेड करना है इधर से, इंडिया को तो इधर से कोई जाने ही नहीं दे रहा था, ना चाइना जाने देगा ना पाकिस्तान जाने देगा, तो हमको तो इधर से घूम के जाना पड़ेगा। अगर ये बंद हो जाता है तो देखो हमें घूम के जाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के नीचे से, या फिर हमको जाना पड़ेगा यहाँ से नॉर्दर्न सी रूट से। और नॉर्दर्न सी रूट अभी सर्दियों में तो चलता नहीं है, गर्मियों गर्मियों चलता है बस। ठीक है, जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी सर्दियों में भी चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा INSTC है, IMEC है ना। INSTC समझ, INSTC देखो ट्रेड रूट की सबसे बड़ी लड़ाई है दुनिया भर के अंदर। ठीक है, अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने सी पैक बनाया, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। उसके लिए उसने यहाँ पर ग्वादर पोर्ट एक्वायर किया था, और ग्वादर पोर्ट से यहाँ से रोड लेके गया जिसको बोलते हैं सी पैक। और ये POK से होके जाती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाती है, इसलिए इंडिया को बहुत तकलीफ है, और होनी भी चाहिए क्योंकि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, यहाँ से रोड आती है और ये पूरा रशिया और यूरोप को जाती है, इसको बोलते हैं BRI, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट बनाया था, याद है? हाँ, चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट में बंदर अब्बास टर्मिनल। ठीक है, बंदर अब्बास टर्मिनल से फिर एक यहाँ से वो जाती है, रेलवे लाइन जाती है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी हो गई। फिर अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया कवर हो गया। यहाँ से एक रोड जाती है कैस्पियन सी के बराबर से होते हुए रशिया और यूरोप। इस रूट को बोलते हैं INSTC, इस रूट को बोलते हैं, पूरा रूट जो है। यहाँ पे कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, यहाँ से इधर आ गए। ठीक है, चाबहार पोर्ट, ये कौन सा है, चाबहार। ठीक है, चाबहार पोर्ट से ये पूरा कनेक्टिविटी हो गई, इसको बोलते हैं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके अंदर क्योंकि रशिया पार्टनर है हमारा, ईरान पार्टनर है हमारा, तो फिर वेस्ट के पेट में दर्द होता है कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो वेस्ट के पेट में दर्द होता है तो वो कहता है कि भाई एक काम करो, ओमान आ जाओ, ओमान आओ यहाँ से, और ओमान से आओ सऊदी, या फिर अभी अभी तक तो जो पहले कहता था वो ये कहता था कि UAE आ जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके। लेकिन जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड हो गया है, तब से उसने कहना शुरू किया है, काम करो ओमान आ जाओ, ओमान से सऊदी चलेंगे, यहाँ जॉर्डन होते हुए, हाँ, यहाँ से हम जाएंगे, इसराइल का हाइफा पोर्ट है,
और यहाँ से फिर ग्रीस होते हुए पूरे यूरोप और उसको कनेक्ट कर लेंगे, रशिया को। ठीक है, इसको बोलते हैं आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये वेस्ट सपोर्टेड है। अब इंडिया का क्या है, हमको बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, रशिया से भी रिलेशन अच्छे रखने हैं, ईरान से भी और यूएसए से भी, सबसे रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है, नहीं तो अगर हम किसी भी एक तरफ टिल्ट हो गए बहुत ज्यादा, बीच बीच में थोड़ा बहुत टिल्ट चलता रहता है, कभी रशिया की तरफ कभी यूएस की तरफ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टिल्ट हो गए और उस टिल्ट होने की वजह से हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए उस कंट्री के ऊपर, तो फिर हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें उस ब्लॉक के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उस एलआई के हिसाब से काम करना पड़ेगा जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे बना लिया है। ठीक है, और अभी इंडिया यूएस की तरफ टिल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, है? हमारी सरकार की समस्या है कि बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और करती है। क्या टेलीग्राम को बैन कर देने से पेपर लीक नहीं होगा? रोकना पेपर लीक को था, टेलीग्राम को नहीं। टेलीग्राम को रोक रहे, वो तो व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा, डिस्कॉर्ड पे। अगर तुम कहते हो कि वो तो साहब हमने उसका एंक्रिप्शन खत्म कर दिया है और हम सारे मैसेजेस देख सकते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, तो डिस्कॉर्ड पे आ जाएगा, रेडिट पे आ जाएगा। तमाम तरीके हैं दुनिया भर के जिससे ये चीजें हो सकती है। हालांकि सरकार इसके अंदर क्या कह रही है, सरकार का कहना ये है कि भाई साहब ये जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, जो कि सच भी है, झूठ इसमें कुछ नहीं, सच है कि टेलीग्राम बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता आ रहा है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो फिर पोर्नोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, टेलीग्राम से हो रहा है। पायरेसी हो, पायरेटेड मूवीज हो, पायरेटेड मूवीज आप अभी रिलीज हुई आपके पास टेलीग्राम पे आ जाएगी, और कैसे आ जाती है मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन इसको क्या कह रही है सरकार, कह रही है कि दिस इज न्यू डार्क वेब। टेलीग्राम क्या है, न्यू डार्क वेब की तरह बन के आ रहा है सामने। तो ये समस्या है देश के लिए। अब समस्या है तो सरकार ने क्या किया, उसको उठा के बैन कर दिया। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि मेरे पास है आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(g), 19(1)(a) यानी कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 19(1)(g) यानी कि राइट टू चूज एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। अगर मेरा ट्रेड, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा प्रोफेशन, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स जो है और बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो है टेलीग्राम पे चलते हैं, टेलीग्राम पे मार्केटिंग होती है, ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना, जिसके अंदर मार्केटिंग करते हैं लोग। तो बिजनेस क्योंकि टेलीग्राम से चल रहा है, तो वो राइट टू चूज बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म का अगर मिसयूज हो रहा है तो वहां पर जरूरत है कि उसको लॉज के साथ कंप्लाई कराया जाए, ना कि उसको बैन कर दिया जाए। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर एनक्रिप्शन है, टेलीग्राम के ऊपर भी एनक्रिप्शन लगाओ ना, मतलब उसका भी एनक्रिप्शन हटाओ ना, उसको भी उतना ही सेफ बनाओ ना जितना सेफ व्हाट्सएप है। रेगुलेशंस लाओ, ये नहीं कि बैन कर दो उठा के। तो बैन कर देना क्या है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं देखो, आप लोगों को ये तो पता ही है कि सेक्शन 69A आईटी एक्ट का यूज करके सरकार बैन करती है ये सारी चीजें, जो भी ऑनलाइन जगहों से जो भी हटाना है, कोई वीडियो हटानी है, इधर आप वीडियो डालो मोदी जी के खिलाफ कुछ, तो सेक्शन 69A का यूज करके उसको हटा देंगे। मतलब ये लीगल नहीं है, मोदी जी के खिलाफ यूज कर सकते हैं हम लोग, डाल सकते हैं वीडियो, लेकिन ऐसा काम करती है सरकार, इसका मिसयूज है, ये सेक्शन 69A का मिसयूज होता है इस तरीके से। तो सेक्शन 66A भी था एक। सेक्शन 66A क्या था कि अगर आप ऑनलाइन किसी को मैसेज करो और वो मैसेज अनोइंग है, अब अनोइंस क्या होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मेरे लिए अनोइंस अलग है, आपके लिए अनोइंस अलग है। अगर वो ग्रॉसली इनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट क्या होता है वो कहीं डिफाइन नहीं किया। तो सेक्शन 66 के लिए श्रेया सिंघल का केस है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है, जिसके अंदर सेक्शन 66A को क्या कहा था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
लेकिन सेक्शन 69A को क्या कहा कि ये जारी रहेगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको नैरोली यूज करना पड़ेगा, अगर बहुत वाइड यूजेज इसका होगा तब तो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी एब्सोल्यूट नहीं होता, सरकार का ये आर्गुमेंट है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन रोक लगाने के लिए भी नियम है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बताता है कि जब सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे खतरा हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इन केसेस में अगर मेरी स्पीच ये काम कर रही है, ये 8 काम कर रही है, तभी मेरी स्पीच पे क्या करा जा सकता है, कोई भी बैन लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर इनमें से कोई काम हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था ना। द सोवरेनिटी को खतरा था, कोई कब्जा नहीं कर रहे थे टेलीग्राम वाले देश के ऊपर, सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं था देश की, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के लिए कोई खतरा नहीं बन रहे थे, पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई खतरा नहीं बन रहे थे, कहीं अराजकता उनकी वजह से हो रही हो, टेलीग्राम की वजह से, पेपर लीक की वजह से हो रही है, टेलीग्राम की वजह से थोड़ी हो रही है। डिसेंसी और मोरालिटी को कोई टेलीग्राम नहीं हट कर रहा। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी क्या होता है, इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं हम, तो इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी कब है, जब वो ड्यू डिलीजेंस ना रखे। ड्यू डिलीजेंस यानी कि सरकार कह रही है कि ये वीडियो हटा दो, और वो नहीं हटा रहा, तब उसकी जिम्मेदारी है। या उसको कोई वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम के मैनेजर वहां पर बैठ के उसको एडिट करके आगे बढ़ा रहे हैं, तब वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर मैं डाल रहा हूं, मेरे डाले हुए कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं वो लोग, तो वो जिम्मेदार नहीं है जब तक वो ड्यू डिलीजेंस रख रहे हैं। सेक्शन 79 आईटी एक्ट ड्यू डिलीजेंस की बात करता है, हमने पहले भी बात किया ना इसके बारे में, ये आता रहता है टॉपिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्हीं के आधार पर क्या कर सकता है, अगर सेक्शन 69A के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन लगाना है, कोई वीडियो हटाना है, कोई कंटेंट रिमूव करना है, टेक डाउन करना है, तो इनके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। इसके बाहर जाएगा तो फिर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वॉयलेशन करेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि साहब प्रोपोर्शनैलिटी के उस पर भी, हाँ जी सर ये जो सेक्शन 69A 69 था, ये बेसिकली किस चीज के लिए था? जैसे तुम चलो ठीक है बेसिक समझाता हूँ थोड़ा सा। तुम इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फोटो डालते हो, है ना, फेसबुक के ऊपर फोटो डालते हो, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या हो गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बोलेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएरी, इंटरमीडिएट, ठीक है। तुम हो गए डालने वाले। अगर तुमने कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 यानी कि इंडिया की सोवरेनिटी को खतरा है, फ्रेंडली रिलेशनशिप को खतरा है, या पब्लिक मोरालिटी डिसेंसी के अगेंस्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, इंटरमीडिएट थोड़ी जिम्मेदार होगा, थोड़ी ना फेसबुक के मालिक को उठा के जेल में डाल देंगे, आपके खिलाफ होगी ना एफआईआर। यस सर। हाँ, तो आप क्या हो गए, आप यहाँ पे जिम्मेदार हो गए। लेकिन उस कंटेंट को कैसे हटाया जाएगा जो आपने डाल दिया, जो ऑलरेडी ऑनलाइन है अवेलेबल, उस कंटेंट को हटाने के लिए आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A है। उस सेक्शन 69A के अंतर्गत इस इंटरमीडिएट को गवर्नमेंट नोटिस भेजेगी कि इस कंटेंट को रिमूव किया जाए, टेक डाउन किया जाए, ठीक है। अगर तो जो वो टेक डाउन कर लेता है इंटरमीडिएट, तब तो इंटरमीडिएट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट उसको टेक डाउन नहीं करता है, रिमूव नहीं करता है कंटेंट को, तो वो भी आपके साथ जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है। ये है सेक्शन 69A। 79 बताता है ड्यू डिलीजेंस के बारे में, कि नोटिस आया तो उसके ऊपर काम करना 24 घंटे के अंदर, उसको रिमूव कर देना, उसको घटा के सरकार 3 घंटे करने जा रही है कि 3 घंटे के अंदर रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा एक होती है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है कि भाई, क्या जो तुमने डिसीजन लिया, जो सरकार ने डिसीजन लिया, क्या वो प्रोपोर्शनल था समस्या के, कहीं एक्सेसिव यूज ऑफ पावर तो नहीं हो गया। क्या सवाल खड़ा होता है,
लेजिटिमेट एम। सबसे पहले तो एम क्या है, तो भाई पेपर लीक को रोकना एम है, लेजिटिमेट है, समझ में आता है। मेजर सुटेबल है या नहीं, तो टेम्परेरी बैन लगाया है, ये मेजर भी समझ में आता है कि हाँ चलो तुमको लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पेपर लीक हो रहा है, तो तुमने उस प्लेटफॉर्म पे टेम्परेरी बैन लगा दिया। लेकिन क्या ये नेसेसरी था? क्या इसके अलावा उसको रोकने का कोई तरीका नहीं था? क्या कोई बैलेंस तरीका नहीं था? क्या कोई बैलेंस तरीका नहीं इसके अलावा जिसमें कि हम बैन लगाए बिना उसके ऊपर रोक लगा सकते? अगर था तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट को पास नहीं करता है। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, देखते हैं कोर्ट क्या कहती है इस मामले में, उसको आगे देखेंगे। ठीक है, एक ये स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके अंदर 2400 करोड़ रुपए मोदी जी ने अभी दिए। वो 2400 करोड़ दिए, 2500 करोड़ दिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, स्कीम याद रखने की जरूरत है। स्कीम क्या कहती है? विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब हमारे देश के अंदर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, और रोजगार के साथ साथ अगर रोजगार है भी तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर है, जहां पर वो उसको रजिस्टर नहीं कर रहा अपने एम्प्लॉय को। जो एम्प्लॉयर है, जो व्यक्ति नौकरी पर रख रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को एज फॉर्मल एम्प्लॉय रजिस्टर ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ताकि कंप्लायंसेस से बच सके, क्योंकि 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो सोशल सिक्योरिटी और ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज के नियम सारे लागू करने पड़ेंगे। और अब तो 20 हो गया, पहले 10 था, अब जो नए नियम आए उसके अंदर 20 एम्प्लॉयज से ऊपर हो गए, तो क्या करना पड़ेगा साहब? फैक्ट्रीज के जो एम्प्लॉयज के अधिकार हैं वो सारे देने पड़ेंगे। ईपीएफ है, पीएफ है, ये सारी चीजें, और ग्रेचुटी है, तो ये सारी सुविधाएं उसको देनी पड़ेंगी। तो वो क्या करता है, कहता है कि हम तुमको रजिस्टर्ड एम्प्लॉय की तरह नहीं रख रहे, हम तुमको एम्प्लॉय रख रहे हैं एज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उसको ना पीएफ देना ना ईपीएफ देना। लेकिन सरकार चाहती है क्या? क्या कि पीएफ और ईपीएफ की संख्या बढ़े, ताकि क्या हो? फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया जा सके। फॉर्मलाइजेशन से क्या होगा? ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी उसको मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेंगे, बेटर जॉब रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे, इजियर एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उसको लोन वगैरह लेना है तो उसको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मलाइज्ड है। फॉर्म एक उसकी फिक्स सैलरी आ रही है, बेटर लेबर डेटा क्रिएट होगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए सरकार ने, इस फॉर्मलाइजेशन के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली है, विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर दो तरीके से ये क्या करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है जनरली, पहले बता देता हूँ कि जनरली क्या होता है। मैं गया, मजदूर आदमी हूं मैं, मेरे को पता है मेरे को 15-16 हजार रुपए मिलेंगे। अब मैंने अपने एम्प्लॉयर से बोला कि यार, मतलब एम्प्लॉयर ने मेरे से पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 15 हजार है, 16 हजार चलो मान लो, क्योंकि अभी बढ़ा दी, 16 हजार मिनिमम वेज कर दिया है ना, मजदूरों के लिए भी। मान लो मेरी, उसने बोला कि तुम्हारी 16 हजार रुपए तनख्वाह है, और इसमें से 2 हजार रुपए कटेंगे ईपीएफओ के, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे 2 हजार रुपए कट गए, तो मेरे हाथ में कितने आए? 14 हजार रुपए आए, है ना? और इसमें क्या होता है, ये किसके खाते से कटे? एम्प्लॉय के खाते से। और एम्प्लॉयर को भी इसके अंदर 2 हजार डालने पड़ेंगे। अब एम्प्लॉयर को भी 2 हजार डालने पड़ेंगे, तो मैंने डाले 2 हजार, वो हो गए 4 हजार। लेकिन वो पैसा क्या हो गया? फ्रीज हो गया, लॉक हो गया, उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा। उसको मैं कब यूज करूंगा? रिटायरमेंट पे। ग्रेचुटी मुझे कब मिलेगी? कम से कम 5 साल की जॉब के बाद, जब मैं जॉब छोड़ूंगा या रिटायर होऊंगा, है ना, तब मुझे ग्रेचुटी भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं, ये सारी सुविधाओं को बाईपास करने के लिए एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि पूछता है कि तेरे को 14 हजार इन हैंड चाहिए कि 16 हजार चाहिए? तो कहता नहीं साहब 16 हजार दो, मैं तो खर्चा खर्चा ही 15 हजार है, 16 हजार तो दो कम से कम, 14 हजार में तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको इन हैंड पैसा दिखाई दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल वो अवेयर नहीं है। ठीक है, तो अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने इस समस्या, वो कहता है कि ठीक है आप मेरे को 14 हजार दो, मेरा ईपीएफओ अकाउंट मत खोलो, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉय बन के रह जाता है, वो कभी भी डेटा में आ ही नहीं पाता एम्प्लॉय की तरह। ठीक है, तो अब सरकार ने इस समस्या से समाधान लेने के लिए क्या 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 निकाला है?
विकसित भारत रोजगार योजना। उसके अंदर दो तरीके से इसको टैकल करने की कोशिश की है कि एक तो इंसेंटिवाइज करेंगे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉई है फर्स्ट टाइम जाएगा, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई है तो अपने आप को रजिस्टर कराते ही उसको क्या मिल जाएंगे, 15,000 रुपए मिल जाएंगे, 15,000 रुपए मिल जाएंगे उसको। तो 15,000 रुपए के लालच में उसने क्या किया, अपने आप को रजिस्टर करा दिया। अब उसको अपने आप ईपीएफओ, ग्रेचुटी, इन सब चीजों का फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, अब क्या नहीं कर सकता एम्प्लॉयर, उसको डिनाई नहीं कर सकता ईपीएफओ और बाकी सारे जो अधिकार है उसको। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, फॉर्मलाइज्ड सेक्टर का एम्प्लॉय हो गया। अब एम्प्लॉयर को क्या फायदा, एम्प्लॉयर ऐसा क्यों करेगा, तो सरकार कह रही है ठीक है 3,000 रुपए पर मंथ हम तुमको भी देंगे, जो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे उसके लिए, पुराने एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, और पहले से जो एम्प्लॉयमेंट चले आ रहे हैं उनके लिए नहीं। अगर मान लो 10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो उन 10 एम्प्लॉय के लिए नहीं, आपने कोई नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, 12 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया तो 6,000 रुपए महीना सरकार देगी। ठीक है, तो इस लालच में क्या होगा, दोनों ही तरफ से क्या होगा, इंसेंटिवाइज होंगे, एम्प्लॉयर साइड से भी और एम्प्लॉय साइड से भी, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर सबसे ज्यादा इसको ध्यान रखा गया, मैक्सिमम सैलरी जो इस कैटेगरी में आएंगे उनकी मैक्सिमम सैलरी 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा सैलरी होगी तो इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, 1 लाख से कम सैलरी वालों को ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इसके अलावा 1 अगस्त 2025 को इसका वो आ गया था, और 31 जुलाई रजिस्ट्रेशन पीरियड है, ये 1 अगस्त 2025 को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया था, 31 जुलाई 2027 तक रजिस्टर इसके अंदर कर सकते हैं। तो जीडीपी के अंदर जो क्वालिटी जॉब्स है उसको क्रिएट करने का काम करेगा, मैनी वर्कर्स आर इनफॉर्मल जॉब में जो है उनको फॉर्मल जॉब में लाने का काम करेगा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का कंसर्न है, ये सारी चीजें। तो पॉसिबल बेनिफिट्स एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है, इकोनॉमी के लिए सबके लिए बेनिफिशियल है ना। इन पॉइंट को पढ़ लेना, इन पॉइंटर्स को पढ़ लेना हल्का सा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिशियल है कि उसको डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, उसको फॉर्मल वर्कफोर्स के अंदर रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उसको ईपीएफओ बाकी के बेनिफिट्स मिलेंगे, एम्प्लॉय को भी क्या मिलेगा, उसकी हायरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, है ना। 3,000 रुपए उसको नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के 3,000 रुपए मिल रहे हैं, इंसेंटिव मिलेंगे, सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सपोर्ट मिलेगा, तो ये सारी चीजें। और इकोनॉमी को भी, क्योंकि फॉर्मल जॉब्स बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ठीक है, इससे अगर ये होगा तो इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो पूरी पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अभी एनएफएचएस का डेटा आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का डेटा आया था, और इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं 2-3 बार। आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ, कल भी करी थी, और जब डेटा आया था एनएफएचएस की, जब रिपोर्ट आई थी तब भी हमने बात की थी इसके ऊपर। ठीक है, तो आज क्योंकि बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, है ना। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि दोनों तरीके के डेटा हमारे सामने है। जब हम एनएफएचएस के डेटा को देखते हैं तो अच्छे डेटा भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव डेटा के अंदर क्या कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ी है 90% के अराउंड, इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रही है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर चाहे वो सिजेरियन हो रहे हैं चाहे वो नेचुरल बर्थ हो रही है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बर्थ का नंबर बढ़ा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन कवरेज भी बढ़ा है, जो कि 85% वैक्सीनेशन कवरेज, 87% वैक्सीनेशन कवरेज हो चुका है ना। तो इम्यूनाइजेशन हुआ है। इसके अलावा स्टंटिंग घटी है, स्टंटिंग 29% तक आ गई है 35% से, हालांकि 29% भी बहुत ज्यादा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30%, 29%, मतलब 100 में से 29 बच्चों को अभी भी स्टंटिंग की समस्या है। स्टंटिंग यानी कि अभी भी उनकी हाइट कम रह जा रही है माल न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा देखें तो सीवियर वेस्टिंग भी कम हुई है, लेकिन अगर हम वेस्टिंग देखें तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर नहीं दिखाई देता वेस्टिंग में, यानी कि अंडर वेट में। ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस रिमेन वीक, अफोर्डेबल हेल्थ डाइट और प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन के ऊपर भी हमने बात की थी कि प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन से इंडिया के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कैंसर, हार्ट की डिजीजेस, लंग्स की डिजीजेस वो सारी
बढ़ रही है इंडिया के अंदर, है ना। सके NFHS जो है ये सब हेल्थ के उससे रिलेटेड का है सब। हाँ जी, इसका नाम ही है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हेल्थ के ओके, लिए। तो इसका डाटा हर महीने आता है सर, या हर महीने क्या? कुछ सालों में आता है इसका डेटा, कुछ ओके सालों में। सर। ठीक है, तो इसका कोर आर्गुमेंट क्या है? बेटर हेल्थ केयर अलोन कैन नॉट ओवरकम इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज। ये कह रहे हैं कि भाई केवल हेल्थ केयर सुधार देने से न्यूट्रिशन चैलेंज को हम ओवरकम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते न्यूट्रिशन को लेकर। मदर्स टाइम, मदर के किस तरीके से वो खिला रहे हैं पिला रहे हैं, हाउस होल्ड फूड चॉइसेस क्या है, उस हर एक हाउस होल्ड की अलग अलग फूड चॉइसेस है। कहीं पे वेजिटेरियन खाया जा रहा है, कहीं नॉन वेजिटेरियन खाया जा रहा है, कहीं तला भुना खाया जा रहा है, कहीं पे साग सब्जी खाई जा रही है। तो किस तरीके की फूड चॉइसेस उस घर में ली जा रही है, महिला के ऊपर वर्कलोड कितना है, सैनिटेशन की सुविधा है या नहीं है, वॉशरूम को एक्सेस है या नहीं है। जिसके पास वॉशरूम का एक्सेस होता है उसको बोलते हैं ODF, सरकार उसको बोलती है ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर, उसके पास सुविधा है या नहीं ड्रिंकिंग वाटर की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसको अवेलेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, लोकल फूड की अवेलेबिलिटी किस तरह की है, कैसा लोकली फूड कैसा मिल रहा है वहां पर, जैसे मेरठ में अलग मिल रहा है, ईस्ट में बंगाल में अलग मिल रहा है खाना, तो दोनों लोकल फूड हैबिट्स कैसी हैं लोगों की, आंगनवाड़ी सपोर्ट सिस्टम कैसा है वहां का। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट फीडिंग प्रैक्टिसेस कितनी है वहां पर लोगों की, अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, सबसे बड़ा सवाल कि क्या न्यूट्रिशियस फूड अफोर्डेबल है भी या नहीं। जंक सस्ता मिल रहा है, जंक फूड सस्ता मिल रहा है, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट मिल जा रहा है, लेकिन 10 रुपए का एप्पल नहीं मिल रहा, है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल वर्क 90% हो गया, बहुत बढ़िया बात है। वैक्सीनेशन कवर 87% हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ जो है, उनकी जो सर्विसेज है, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा योगदान है इनका, जिसमें कि वैक्सीनेशन कवरेज और मैटरनल न्यूट्रिशन के लिए ये लोग सारे काम करते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, है ना। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बर्थ की वजह से उसको तुरंत केयर मिल रही है। कैसी मिल रही है? सेफ डिलीवरी हो रही है, बेटर मैटरनल केयर अच्छी मिल रही है, न्यू बॉर्न बेबी को केयर अच्छी मिल रही है, और वैक्सीनेशन के होने के चांसेस भी बढ़ जा रहे हैं उसके, क्योंकि वो हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, उसका रिकॉर्ड बन रहा है, और वो उसके वैक्सीनेशन चल रहे हैं। ठीक है, स्टंटिंग डिक्लाइन हुई है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये है मेन पॉइंट इस आर्टिकल को पढ़ने का, ये है मेन पॉइंट। क्या कह रहे हैं कि ओनली 50% आर ब्रेस्ट फेड विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। केवल 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि पैदा होने के 1 घंटे के अंदर जिनको ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है, बाकी बच्चों को नहीं कराया जा रहा, है ना। तो कोलोस्ट्रम जो होता है, कोलोस्ट्रम किसको बोलते हैं? जो मदर्स फर्स्ट मिल्क होता है, वो थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा येलोइश होता है, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर तो सीधा उसको पैदा होते ही सबसे पहले शहद चटा देते हैं, है ना। नहीं देखा कोई न्यू बॉर्न बेबी अपने घर में तुमने देखा है? शहद वहद का नहीं देखा सिस्टम? पहले दादी नानी जो होती थी ना, वो पैदा होते ही बच्चे को शहद चढ़ा देती थी। ठीक है, तो ठीक है ना। इम्यूनिटी बॉन्डिंग, बेटर बॉन्डिंग होती है कोलेस्ट्रॉल पिलाने से, बेटर सर्वाइवल चांसेस हो जाते हैं बच्चे के। ठीक है, वीक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है, यानी कि 6 महीने का जैसे ही बच्चा हुआ, फिर उसको सिर्फ ब्रेस्ट फेड नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड खाना देना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं देखो, ओनली अबाउट 15% चिल्ड्रन गेट 6 to 23 month रिसीव एडिक्वेट डाइट। जो 6 से 23 महीने के बच्चे हैं, बिटवीन 6 to 23 months हैं, केवल 15% बच्चों को एडिक्वेट डाइट मिल रही है।
अबाउट 60% चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 8 month रिसीव सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड। केवल 60% बच्चों को सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड खिलाया जा रहा है, 40% बच्चों को नहीं खिलाया जा रहा है। इसका मतलब वो फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट फेड ही है 6 महीने के होने के बाद भी काफी समय तक। ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, सेफली पैदा हो गया, इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो गई, अब उसको वैक्सीनेशन भी हो गया, लेकिन क्या जरूरी है, 6 महीने की जो शुरू के 6 महीने हैं उसमें फीडिंग प्रैक्टिसेस जो फेल हो जा रही है, उसकी वजह से उसके न्यूट्रिशन के अंदर कमी आ रही है। 6 महीने से पहले क्या हो जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करके फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, जबकि WHO की गाइडलाइंस कहती हैं कि 2 साल तक बच्चे को क्या कराना है, ब्रेस्ट फीड कराना है। ठीक है, हालांकि 2 साल बहुत ज्यादा। 1000 डेज, 1000 डेज के अंदर क्या क्या आ गया, प्रेगनेंसी का पीरियड आ गया, बर्थ आ गया और फर्स्ट 2 इयर्स। तो 1000 डेज तक क्या करना है, उसको ब्रेस्ट फेड कराना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्शन, मोटर नर्व्स के कनेक्शन सारे डेवलप हो रहे होते हैं। तो ब्रेन डेवलपमेंट, हाइट ग्रोथ, इम्यूनिटी कैसी रहेगी, इन 1000 दिनों पर डिपेंड करता है कि उसको कैसा न्यूट्रिशन मिला है। लर्निंग एबिलिटी, फ्यूचर प्रोडक्टिविटी भी इन्हीं 1000 दिनों पर डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैटरनल टाइम पॉवर्टी एक इन्होंने इस कंसेप्ट को बताया है। मैटरनल टाइम पॉवर्टी क्या होता है कि माँ के पास टाइम की बहुत कमी है, इसीलिए वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। क्या है, हाउस होल्ड वर्क बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, मोस्टली महिलाएं ही हाउस होल्ड वर्क कर रही होती हैं। हालांकि हाउस होल्ड वर्क को भी अब MSCT के केसेस में कैलकुलेशन के लिए 30,000 का माना गया है कि 30,000 रुपए का काम है, लेकिन अभी तक भी वो फ्री में कर रही हैं। ठीक है, कुकिंग है, क्लीनिंग है, वाटर, कहीं दूर पानी भरने जाना है, हम लोग तो अभी यहाँ पर क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं, हम लोगों को इतना अंदाजा नहीं है। सेंट्रल इंडिया में देखो, लोग कई कई किलोमीटर आज भी पैदल चल के जाते हैं पानी लेने के लिए, और वो भी पानी साफ नहीं है। ठीक है, क्लीनिंग, वाटर कलेक्शन, ये सारे काम उसको करने हैं महिला को, और जो कि अनपेड वर्क है। मेनी वीमेन आर टेक्निकली नॉट एम्प्लॉयड इन ऑफिशियल डेटा, बट दे आर ओवरलोडेड विद अनपेड वर्क। वो ओवरलोडेड है उस अनपेड वर्क से, दिन भर बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, सबके लिए खाना बनाना, टिफिन बनाना, सफाई करना, ये सब दिन भर के काम है ना। तो इससे चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके अलावा हम लोग प्रोसेस फूड ले रहे हैं, प्रोसेस फूड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस फूड जब हम ले कंज्यूम करते हैं तो वो हाई इन शुगर, सॉल्ट, रिफाइंड फ्लावर, फैट होता है। इसको बोलते हैं HFSS, हाई फैट सॉल्ट शुगर। HFSS मार्किंग की बात की थी FSSAI ने लास्ट ईयर की, HFSS मार्किंग करके देंगे पैकेट फूड्स के ऊपर, अभी तक वो मार्किंग आई नहीं है, HFSS मार्किंग। ठीक है, इसके अलावा वो लो होते हैं, प्रोटीन उसके अंदर कम होता है, विटामिन नहीं होते हैं, आयरन नहीं होता है ना। उसके अंदर फ्लेवर होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, बहुत ज्यादा शुगर होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस फूड, फैमिलीज में बी स्पेंडिंग मोर ऑन डेयरी, प्रोसेस फूड, पैकेजेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर इससे डालते हैं ताकि वो इंसुलिन को ट्रिगर ना करे, ताकि उसको शुगर फ्री बोल के बेच सके वो। शुगर फ्री फिर पियोगे नहीं ना तुम, वो टेस्ट ही नहीं आएगा। शुगर फ्री ड्रिंक पिलाऊंगा मैं तुमको, दुबई में एक शुगर फ्री ड्रिंक मिलती है, वो मैंने मंगा ली थी गलती से, 4 कैन मंगाए थे, एक कैन खुला था, आज तक वो दूसरा कैन नहीं खुल पाया, क्योंकि वो इतना टेस्टलेस है कि उसके अंदर मुझे चीनी मिलानी पड़ेगी लगता है उसको पीने के लिए। तो भाई हमारा टेस्ट बड नहीं अलाउ करता वो उतना फीका पीने के लिए ना, तो कुछ ना कुछ मिला के वो देंगे, है ना, जिससे कि आदत लगी रहे, वो चस्का लगा रहे उसको पीने का, कोका कोला को, डाइट कोक को, है ना। तो प्रोसेस फूड आर इजीली अवेलेबल है, सभी कहीं पे भी आप ले लो, सस्ता मिलता है। 10 रुपए का चिप्स का पैकेट, 20 रुपए का चिप्स का पैकेट, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की टेट्रा बॉटल, छोटी वाली बॉटल मिल जाती है ना। रेडी टू ईट है, कोई पकाना नहीं, कुछ नहीं करना, खरीदा खाया। तो अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, वो पैकेजिंग इस तरीके, मसाले इस तरीके के हैं कि वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, तो ये समस्या है। क्या होना चाहिए,
इम्प्रूव फीडिंग काउंसलिंग, काउंसलिंग बढ़ानी चाहिए कि फीड किस तरीके से खाना, किस तरीके से खाना है। आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है इनको प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए। 3,000 रुपए मिलते हैं आज भी इनको। और ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के। इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर, बच्चों के लिए क्रैच, प्ले स्कूल, यही लोग रन कर रहे हैं सरकार की तरफ से। और क्या मिलता है इनको? 3,000 रुपये महीने का मिलता है। अभी कर्नाटका या केरला के अंदर बढ़ा के कुछ 10-12 हज़ार रुपए किए उन्होंने, लेकिन पूरे देश में तो नहीं हुए ना। पूरे देश में तो वो 3,000 रुपए पे ही काम कर रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा मैटरनल वर्कलोड को, क्रैचेस की जरूरत है, शेयर डोमेस्टिक वर्क की जरूरत है, ठीक है ना। मेल की पार्टिसिपेशन, मेल जो मेल पार्टनर है उसको सपोर्ट की जरूरत है उसके, है ना। तो प्रोसेस फूड को रिड्यूस करके पल्सेस, मिलेट्स, एग्स, मीट, मिल्क, फ्रूट्स, नट्स, इनके ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। और ये ग्राम सभा, पंचायत और इन सब से जब तीनों लेवल पे होगा था, 3 टायर सिस्टम है ना इंडिया के अंदर, पंचायत लेवल, ग्राम सभा और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो इन तीनों लेवल के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं इन सारी चीजों को, जो जो डबल प्रॉब्लम है हमारे पास, माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ओबिसिटी भी है, ओबिसिटी भी बढ़ रही है ना, और उसके अलावा माल न्यूट्रिशन भी हो रहा है, स्टंटिंग भी हो रही है, वेस्टिंग भी हो रही है। तो उनको टैकल करने के लिए तीनों लेवल पे हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों तरह की, तीनों जगहों पर समस्याएं अलग हैं। गांव में समस्या अलग है, शहर में समस्या अलग है। शहर में तो ब्लैंकेट बहुत बड़ी समस्या है, तुरंत ऑर्डर किया आ गया, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है कि क्या वो कितना खराब प्रोडक्ट है, उसके अंदर कितनी शुगर है, वो इतना छोटा छोटा लिखा रहता है। जब आप ढूंढोगे, वो भी कोई ढूंढने वाला हो तो ढूंढे, पैकेट पलट के देखोगे तो वो उस पर आपको दिखाई देगा, नहीं तो सामने तो लिखा हुआ है रियल फ्रूट जूस है, ट्रोपिकाना फ्रूट जूस, है ना। जो भी फ्रूट जूस है, जिस भी कंपनी के है ना, कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं है, सब खराब है, ठीक है। एक ये छोटा सा टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो राइजिंग टेम्परेचर से क्या हो रहा है? मानसून के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। मानसून का पैटर्न चेंज होने से क्या होगा? ये कह रहे हैं कि 2.8% जीडीपी ग्रोथ रेट गिर जाएगी हमारे बाय 2050, 2050 तक, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कैसे कॉस्ट कर रहा है एवरीडे? फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स फेल होंगी। क्रॉप्स फेल होंगी तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज होगी, किसी भी चीज की सप्लाई की शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो लोअर प्रोडक्टिविटी, सप्लाई शॉर्टेज की वजह से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ज्यादा हम लोग पंखा, एसी, कूलर, ये सारी चीजें चलाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग सिस्टम्स हम लोगों को लगाने पड़ेंगे, चाहे वो फूड को स्टोर करने के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, है ना। वाटर की कॉस्ट बढ़ेगी। वाटर की कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वाटर स्कार्स होता जा रहा है इंडिया। बेंगलोर के अंदर वाटर की बहुत बड़ी समस्या है। अभी कुछ महीने पहले सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि कश्मीर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70% जो लेक्स हैं वो श्रिंक हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, वाटर स्कार्सिटी इंडिया के अंदर आएगी, आती जा रही है, क्योंकि हीट बढ़ रही है। हालांकि नितिन गडकरी ने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया था कि इंडिया के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनसे किसी ने पूछ लिया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर साहब 10,000 लीटर 1 लीटर के लिए पानी, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। वो तो पानी को वो ट्रेस कैसे कर रहे हैं कि वो चावल से इथेनॉल बन रहा है, या गन्ने से इथेनॉल बन रहा है, या मेज से बन रहा है। तो उसको उगाने के लिए कितना पानी यूज हुआ शुरू से लेके अंत तक, उस पानी को यूज करें, नहीं तो 3 लीटर से 1 लीटर इथेनॉल बनता है, 3 लीटर पानी से। क्या बोल देता? हाँ, तो 100% इथेनॉल की बात करी ना उसने, 100% इथेनॉल पे चलेंगी गाड़ियां। E85 तो लॉन्च कर भी दिया। E85 की तो गाड़ियां, मोटरसाइकिल, बाइक्स भी आ गई। मारुति ने लॉन्च कर दी अपनी वैगनार E85, ठीक है। तो E85 आ चुका है। तो वाटर कॉस्ट बढ़ेगा, हेल्थ की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि भाई डॉक्टर्स की विजिट बढ़ेगी, हीट वेव बढ़ेगी, तो क्या होगा? लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। सिर्फ हीट वेव से हीट स्ट्रोक का ही खतरा नहीं है, और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हीट वेव आती है तो क्या बढ़ता है? ओजोन, ओजोन NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, और जो ये
फ्यूल से होने वाला जो पॉल्यूशन है उसका जब हीट बढ़ती है तो रिएक्शन होके वो ओजोन बनाता है, और ओजोन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खतरनाक है ना। तो हॉस्पिटल ज्यादा जाना पड़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा। रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल इकोनॉमी है हमारे देश की, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप फेलियर होंगे, उनका कंजम्पशन गिरेगा तो प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, उनका डेट बढ़ेगा। ठीक है, मार्जिनल किसानों के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर कही गई है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत ज्यादा पानी वाले क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, और वो हो गया मक्का हो गया। तो इनमें बहुत ज्यादा पानी लगता है इन सारे क्रॉप्स में। और पानी ज्यादा लगने से सिर्फ पानी खत्म होने का खतरा नहीं, उससे एक खतरा ये भी है कि जब हम किसी भी खेत को, किसी भी फार्म को पानी से भर देते हैं, तो वहां से CH4 भी रिलीज होती है। CH4 यानी कि, CH4 को क्या बोलते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं। CH4, बताओ, CNG कौन सी गैस है? मीथेन। इनसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस भी रिलीज होती है। तो इरिगेशन और अंडरग्राउंड वाटर को मैनेज करना पड़ेगा, वो ये करना चाहिए, है ना। और रेन वाटर हार्वेस्टेशन करना चाहिए हमको। अर्बन हीट एक्शन प्लान, और एक ये अर्बन हीट आइलैंड जो बन जाता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने क्या किया, कंक्रीट के शहर बना दिए। कहीं पे हमने पार्क्स और कच्ची जमीन छोड़ी नहीं है, तो क्योंकि कंक्रीट ही कंक्रीट है सारे में, तो उससे क्या बनता है, अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है पूरा। एक अर्बन एरिया के ऊपर एक डोम बन जाता है, हीट डोम। वो हीट वहां से एस्केप ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी प्राइवेट गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें, पॉल्यूशन कम हो। पब्लिक हेल्थ सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इसके ऊपर बोझ बढ़ने वाला है। क्रॉप इंश्योरेंस सरकार को देना चाहिए, देती भी है सरकार, प्रधानमंत्री है एक योजना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम लोगों को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है अल नीनो आ रहा है, सबको पता है कि सुपर अल नीनो आ रहा है, लेकिन किसानों तक अभी तक किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई होगी। जो मार्जिनलाइज्ड किसान है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, जिसके पास, किसान के पास पैसा है, इंफॉर्मेशन है, वो तो ठीक है, वो तो कर लेगा मैनेज। लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड है, जो गरीब है, जिसके पास है ही 1-2 बीघा जमीन, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है। ठीक है, तो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड किसान को यहाँ पर मदद करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं, देखो एक और आर्टिकल है, ये कह रहे हैं कि टैरिफ बैरियर्स अब उतनी बड़ी चीज नहीं रह गई। क्या है मेन चीज, नॉन टैरिफ बैरियर्स अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ज्यादा क्या हो गए हैं, ट्रेड को कम करने के लिए जिम्मेदार हो गए हैं। NTBs क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। जैसे अभी हमने FTA कर लिया EU के साथ, है ना, इंडिया EU का FTA हुआ था, याद है? हम्म, हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया EU के साथ। लेकिन EU क्या कहता है, EU कहता है कि साहब हम CBAM लगाएंगे। CBAM मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाएंगे। यानी कि यूरोप के अंदर, अगर ये मान लो यूरोप है, और यूरोप के अंदर अगर स्टील को प्रोड्यूस करें, तो 1 kg स्टील को प्रोड्यूस करने में CO2 का एमिशन मान लो ये कर रहे हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम CO2 का एमिशन कर रहे हैं। CBAM का, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन को क्या करेंगे, बॉर्डर पे एडजस्ट करेंगे, कार्बन जितना एमिशन हुआ है। वहीं पर इंडिया में जब हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं 1 kg, तो यहाँ पर जो एमिशन होता है वो मान लो 200 ग्राम होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि साहब हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, हम इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर हो गया ना, नॉन टैरिफ बैरियर हो गया। टैरिफ अगर कोई लगाता है देश, तो हम कहाँ जा सकते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड WTO के पास जा सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं कि साहब इसने हमारे ऊपर
गलत टैरिफ लगाया हुआ है, तो डब्ल्यूटीओ उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगा, गलत टैरिफ होगा तो उसको हटाना पड़ेगा, कंपनसेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं हम, जैसे हमने एग्जांपल लिया सीबैम का, तो किस तरीके से लगा सकते हैं? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके कहेंगे तुम्हारा तो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। तो ये बैरियर हो गया किसके लिए? ट्रेड के लिए। हेल्थ और सेफ्टी रूल्स को लेके कहते हैं कि हम तुम्हारा आम नहीं खरीदेंगे, जापान कह रहा है हम आम नहीं खरीदेंगे इंडिया का, नेपाल कह रहा है कि हम इंडिया से आम केला कोई फल सब्जी नहीं खरीदेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और वो हमारे हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे, तो हम नहीं खरीदेंगे। इंडिया के मसाले, बहुत सारे मसाले ऐसे जैसे जो हम एमडीएच के मसाले बहुत शौक से यूज करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में बैन है। ठीक है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन जैसे मैंने आपको बताया सीबैम एग्जांपल लिया। इसके अलावा पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूल्स है। हमारे यहाँ तो कुछ भी पैकेज करके पैकेज फूड हम लोग खा रहे हैं, उसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लेबलिंग सिस्टम है पूरा। उसके अंदर ये है कि अगर आप जैसे हम लोगों का कंसर्न सिर्फ वहीं तक है कि वेज है या नॉन वेज है, तो ग्रीन और रेड मार्किंग हम ऊपर करते हैं वो देखते हैं, लेकिन उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम कभी नहीं देख रहे। वहां पर मार्किंग होती है न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर। अगर एचएफएसएस है यानी कि हाई हाई फैट सॉल्ट शुगर वाला है तो उसके ऊपर अलग मार्किंग होगी, हाई फैट है तो अलग मार्किंग होगी, मतलब रेड कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर इस तरीके की उन्होंने मार्किंग बना रखे, मार्किंग सिस्टम बना रखा है। हमारे यहाँ वो मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो मना कर देते हैं कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट हम अपने देश में घुसने नहीं देंगे। कस्टम प्रोसीजर के अंदर फंसा देते हैं, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को लेके फंसा देते हैं, टेस्टिंग को लेके, सर्टिफिकेट रूल्स को लेके। इसके अलावा रूल ऑफ ओरिजिन को लेके, रूल ऑफ ओरिजिन क्या होता है? जैसे मान लो इंडिया के ऊपर अभी यूएस ने टैरिफ लगा दिया था कि हम तुम पे 50% टैरिफ लगाते हैं, तो 50% टैरिफ में अब तो हमें नुकसान हो रहा है एक्सपोर्ट करने में। तो हम क्या करेंगे? टाटा कंपनी क्या करेगी? टाटा कंपनी एक यूनिट खोलेगी चाइना के अंदर और चाइना से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी। अब तो चाइना से एक्सपोर्ट हो रहा है ना, अब थोड़ी ना 50% टैरिफ लगेगा। तो ये रूल ऑफ ओरिजिन होता है कि रूल ऑफ ओरिजिन क्या है। कई बार कई देश क्या करते हैं कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली लागू करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम के मामले में यूएस ने करा कि रशिया से अगर तुमने तेल खरीद के रिफाइन करके भी बेच रहे हो ना तो हम नहीं खरीदेंगे। पहले शुरुआत में खरीदा 2023 में जब वॉर शुरू हुई, रशिया यूक्रेन की वॉर, तो जब यूरोप ने और यूएसए ने मना कर दिया कि हम रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे, रशिया का नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे, तो उसने रशिया ने क्या किया? इंडिया और चाइना को बेचना शुरू कर दिया डिस्काउंट रेट पे, 30% डिस्काउंट देता था हमको। तो उस 30% डिस्काउंट का तेल लेके हम क्या कर रहे थे? हम उसको रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे थे। तो शुरुआत में तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलने दो, लेकिन बाद में एंड में अभी कुछ जब ये वॉर और एस्केलेट हुई तब यूएस ने पूरा बैन लगा दिया कि अगर इन कंपनीज, पूरी लिस्ट जारी की थी 3 कंपनीज की, कि इन कंपनीज से निकला हुआ तेल चाहे कहीं भी रिफाइन हो रहा है दुनिया में हम नहीं लेंगे। तो वो क्या हो गया? रूल ऑफ ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल्स हैं, तो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके कई बार क्या करते हैं? बैरियर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूएनसीटीएडी क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नॉन टैरिफ बैरियर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? ये नॉन टैरिफ मेजर्स एज पॉलिसी मेजर्स अदर देन टैरिफ दैट कैन इकोनॉमिकली अफेक्ट ट्रेड इन गुड्स। गुड्स के ट्रेड को इकोनॉमिकली अफेक्ट कर सके उसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इंडिया यूएस के कंटेक्स्ट में भी इन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में हम लोगों के बीच में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ और हमने टैरिफ को 18% कर दिया। ठीक है, उन्होंने यूएस ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको 18% कर दिया, लेकिन क्या हम उसके बाद भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पा रहे हैं? द टैरिफ नंबर गॉट मीडिया अटेंशन बट द डीपर इशू इज रिवॉल्व इज रिवॉल्विंग होगा, रिवॉल्विंग अराउंड एनटीबीज, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, इंडिया एफटीए की प्रॉब्लम क्या है? आसियान, जापान, साउथ कोरिया सबके साथ हमने क्या किया हुआ? एफटीए किया हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ बहुत सारी कंट्रीज के साथ एफटीए, जैसे यूएई के साथ है, ओमान के साथ है, यमन के साथ है। ठीक है, जॉर्डन के साथ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे देशों के साथ हमारा एफटीए है, लेकिन हम उसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे?
हम उसका फायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है ओरिजिन को लेके, रूल ऑफ ओरिजिन को लेके, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टम डिलेज है, और रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड्स जो है हम विदेशी सामानों के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे, सब स्टैंडर्ड सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम। चाहे वो आम हो, मैंगो हो, चाहे एप्पल हो, चाहे टी हो, सबसे टॉप नॉच क्वालिटी का एक्सपोर्ट करते हैं। उसको भी वो स्टैंडर्ड्स कह के कि हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, वापस भेज देते हैं कई बार। राइस, जो सबसे अच्छा राइस होता है इंडिया में मिलता ही नहीं है, जो इंडिया में पैदा होता है देहरादून के अंदर, बासमती राइस, सारा का सारा यूके को हम भेज देते हैं, इंडिया के अंदर वो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो कस्टम डिलेज है, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इन सब चीजों में फंसा के क्या कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा पा रहा एफटीए का। जैसे ईयू के अंदर हमने देखा एनवायरनमेंट को लेकर, केमिकल्स को लेकर, जो हम खाने के अंदर यूज कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, या प्रोडक्ट सेफ्टी, पैकेजिंग, कार्बन रूल्स को लेके, डिफोरेस्टेशन रूल्स को लेके, ये लोग क्या करते हैं, हमारे सामान को एंटर करने से रोकते हैं। यूएस भी इसी तरीके से सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी डोमिनेशन है, कि टेक्नोलॉजी में डोमिनेट करता है यूएस, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, और एक्सपोर्ट कंट्रोल करके सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, एआई चिप्स के ऊपर क्या करता है, वो बैन लगा के रखता है कि जो सोफेस्टिकेटेड, हाईली सोफेस्टिकेटेड एआई चिप्स है वो कहीं एक्सपोर्ट ना हो। ठीक है, तो वो भी एक बैरियर है ट्रेड में। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स को लेके, एडवांस कंप्यूटर्स को लेके वो बैन लगा के रखता है। सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेशन यूएस करता है, रॉ मटेरियल चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है ना, रॉ मटेरियल भले ही चाइना कंट्रोल करता है, लेकिन जो फैब्रिकेशन है, चिप फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी है, वो जर्मनी, यूएस की ज्यादा बेहतर है चाइना से। हालांकि चिप फैब्रिकेशन चाइना में भी हो रही है, लेकिन हाई एंड चिप फैब्रिकेशन चाइना नहीं कर पाता। हाई एंड चिप्स अगर चाहिए, एआई चिप्स चाहिए, एकदम बहुत अच्छी वाली चिप्स चाहिए, तो एनवीडिया और यूएस की कंपनीज, जर्मनी की कंपनीज करती है। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो इंक्रीजिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिजल्ट बहुत ज्यादा अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। एक ये आर्टिकल है लोब साइडेड सॉल्यूशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लोब साइडेड सॉल्यूशन, कफ सिरप, कफ सिरप, ये एक रूल होता है, ड्रग्स रूल 1945, उसका एक के रूल है। क्या है? के शेड्यूल है। के शेड्यूल के अंदर जो भी मेडिसिन होगी, जो भी दवाई होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के दुकान से खरीद के कंज्यूम कर सकते हैं। सर दर्द, पेट दर्द की दवाई कॉमनली हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग तो इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक्स भी खरीद लेते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, है ना। कफ सिरप को के शेड्यूल से निकाल दिया गया है। कफ सिरप अब हम दुकान पे जाके ऐसे नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया के अंदर 20 बच्चों की डेथ हो गई थी, याद है आपको, कफ सिरप पीने की वजह से। हाँ, तो वो कफ सिरप में क्या मिला थे, डाइथाइल, वो मिला था ना, डाइथाइल ग्लाइकॉल। डाइथाइल ग्लाइकॉल क्या होता है? इसकी जगह क्या मिलना चाहिए? ग्लिसरीन मिलना चाहिए, शहद मिलना चाहिए। मीठा करने के लिए होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल। कहाँ यूज होता है? ल्यूब्रिकेंट की तरह कंपनी फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है ये। उसको इन्होंने कफ सिरप में मिला दिया, 20 बच्चे मर गए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। पूरी दुनिया में 300 बच्चे मर गए हमारी इंडिया की कफ सिरप पी के, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं फार्मास्यूटिकल्स। देखो, WHO had warned in 2023 that contaminated cough syrup were linked with more than 300 children's death in several countries। सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका में तो सब हम ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं जितने भी कफ सिरप जा रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने आपको बताया ना, समस्या कुछ और होती है, सरकार करती कुछ और है। समस्या है मैन्युफैक्चरिंग में, कि डाइथाइल ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज कर रहे हैं वो, उसको मीठा करने के लिए, उसका फ्लेवर ऐड करने के लिए। अरे मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है, कह रहे कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं खरीद सकते। अरे प्रिस्क्रिप्शन देके भी वो कौन सा डाइथाइल ग्लाइकॉल निकाल देगा? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अगर मैं खरीद रहा हूँ तो डाइथाइल ग्लाइकॉल खत्म थोड़ी हो जाएगा उसमें से।
वो तो मैं फिर भी डाइथाइल ग्लाइकॉल, जो 20 बच्चे मरे थे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे खरीदी थी दवाई। तो समस्या कुछ और है, इन्होंने करा कुछ और है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्या, लोपसाइडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही इसके अंदर है इशू, इसको हल्का सा पढ़ लेना, बाकी सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या दिक्कतें आती है। एक असेंशियल अपग्रेड्स, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, इसको रट लो, इसको रट लो। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है कि हमने सब डेटा, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, उन सब के बेस ईयर को अपग्रेड किया है। एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, जब जब अपग्रेड होता है तब तब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है क्या था पहले, 2011-12 बेस ईयर, मोस्ट ऑफ द सभी इंडिकेटर्स का बेस ईयर हमने 2011-12 ले रखा था। अब बेस ईयर का इफेक्ट क्या होता है ये भी समझ लो, उसका कंसेप्ट समझ लो, फिर उसको याद करते रहेंगे। 2024 कर दिया सबका उठा के, उसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि सबका 2024 कर दिया है, 2023, 24, 23, 23, 24। ठीक है, 2011-12 बेस ईयर का मतलब क्या है कि 2011 में हमारी जीडीपी कितनी थी, हमारा सीपीआई कितना था, हमारा डब्ल्यूपीआई कितना था, उसके कंपैरिजन में 2026 में जीडीपी कितनी है, उसको बोल देंगे जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि अभी है 7.7%। फिर सीपीआई, यानी कि सीपीआई कितना बढ़ गया, पहले आपने कितने रुपए का सामान खरीद रहे थे, 100 रुपए में आप 1 किलो दाल खरीद रहे थे, अब 120 रुपए की खरीद रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, 20% इन्फ्लेशन हो गया, सीपीआई बढ़ गया, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, पीपीआई, पीपीआई तो अब पहली बार निकल रहा है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल लेवल पे क्या प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर लेवल पे क्या प्राइस इंडेक्स है, और प्रोड्यूसर लेवल पे क्या प्राइस इंडेक्स है, ये तीन चीजें। ठीक है, ये सारे डेटा रिलीज कौन करता है, याद रखेंगे, मॉस्पी करती है। मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब सीपीआई का जो अपडेट देखो, सबसे पहले देखेंगे जीडीपी का क्या अपडेट कर दिया, 2022-23 कर दिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर की जीडीपी का रिवाइज बेस ईयर क्या है, 22-23, 2022-23। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा सीपीआई का 2024 कर दिया बेस ईयर, अब हम 2024 से कंपेयर करेंगे, पहले 2011-12 से कर रहे थे। सर आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है। सर एक बार मैं इसमें थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ हो बेस भाई, ईयर से कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे 22-23 ये सब। कंफ्यूजन होना लाजमी है आपको, क्योंकि आपने अभी तक क्या होता है सीपीआई, ये सारी चीजें, क्या होता है डब्ल्यूपीआई, ये सारी चीजें अभी तक नहीं पढ़ी हैं। तो आपको कंफ्यूजन होना एकदम लाजमी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमारा मंथली रिवीजन है, हर हर महीने हम इसको पढ़ते हैं। जिस दिन सीपीआई रिलीज होता है उस दिन सीपीआई के बारे में पढ़ते हैं, कौन रिलीज करता है, कहाँ से रिलीज होता है, क्या इसका इम्प्लीकेशन है, कैसे इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, और क्या रेपो रेट होता है, क्या रिवर्स रेपो रेट होता है। तो वो जब अगले महीने के जब सीपीआई आएगा, डब्ल्यूपीआई आएगा, है ना, तब वो आपको क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा दूं सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी का क्या है, वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ठीक है ना, तो अभी सिर्फ इतना समझो, क्या याद करना है आपको लकी जी, कि सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि आपने 2024 में मैगी कितने रुपए की खरीदी थी और 2026 में मैगी कितने रुपए की खरीद रहे हो, उसमें क्या अंतर है, कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, उसको बोलेंगे सीपीआई। यानी कि कंज्यूमर के लेवल पे आप जो सामान खरीद रहे हैं उसमें कितनी महंगाई हो रही है, सीपीआई बताएगा। ठीक है, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी क्या बताएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर भी चेंज करके क्या कर दिया है, 2022-23 कर दिया। इसको भी मॉस पे रिलीज करता है, उसको भी मॉस पे रिलीज करता है, जीडीपी को भी मॉस पे रिलीज करता है। ठीक है, तो आईआईपी क्या है कि इंडस्ट्रीज के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। एक होता है कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर कितना
ग्रोथ हो रही है वो यहाँ से पता चलता है IIP से। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि होलसेल लेवल पे आपने दुकान से मैगी खरीद ली 15 रुपए की, लेकिन वो दुकानदार भी तो कहीं से लाया होगा, वो जहां से लाया होगा उसको बोलते हैं होलसेल। वो होलसेल वाली दुकान से लाया होगा। या जैसे आप सदर बाजार जाओगे तो वहां पे मसाले वगैरह वो होलसेल में मिलते हैं। फिर यहाँ लोकल दुकानदार सदर से मसाले वगैरह ये सारी चीजें खरीद के लाते हैं और आपको बेचते हैं। तो इन्होंने जिन्होंने आपको बेची ये क्या हो गया, रिटेल। वो कहां से पता चलेगा रिटेल इन्फ्लेशन, CPI से। और वो जो होलसेलर है, होलसेलर भी तो सामान कहीं से लाया होगा, वो उसके पास कितना महंगाई बढ़ रही है घट रही है वो बताएगा WPI। ठीक है, WPI और PPI क्या बताएगा कि प्रोड्यूसर के लेवल पे कितनी महंगाई बढ़ रही है घट रही है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अभी नया नया रिलीज होना शुरू हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे पहले से होता है, डेवलप्ड कंट्रीज पहले से करते आ रही हैं। इसमें हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में हम लोग सबसे पहले यानी कि ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन आने वाला है। अभी हम होलसेल लेवल पे पता लगा रहे थे, अब हम इससे और एक लेवल ऊपर जाके यानी कि प्रोडक्शन के लेवल पता लगा रहे हैं कि महंगाई आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले चीज प्रोड्यूस होगी। आपने अपने कंपनी में फैक्ट्री में सामान बनाया है ना, सामान को क्या किया, फिर बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। ये चेन है पूरी। अब प्रोड्यूसर के लेवल पे यानी कि जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहां सामान बन रहा है, वहां पर रॉ मटेरियल खरीदने में, इलेक्ट्रिसिटी खरीदने में, एनर्जी खरीदने में कितनी महंगाई, कितना खर्चा बढ़ गया 2023 से अब तक, तो उसको कैलकुलेट करेंगे 2022-23 से अब तक कितना बढ़ गया, तो उसको बोलेंगे PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, व्हाट इज PPI, ये सारी चीजें। ठीक है, बस यहीं तक है आज की क्लास हमारी। और इसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि रिमेनिंग जो अभी गैप है वो ये है कि अभी हमारा सेंसस पेंडिंग है। 2027 में जब सेंसस आ जाएगा तब पॉलिसीज को गवर्नमेंट और अच्छे से बना पाएगी कि किस तरीके की पॉलिसीज बनानी है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सेंसस डेटा बहुत जरूरी है। कहाँ पर कितनी किस पॉलिसी, कहाँ पर सैनिटेशन की सुविधा नहीं है, कहाँ पर छत पक्की नहीं है, कहाँ पर वो अभी भी पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को, उनके पास किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, इस हिसाब से सरकार पॉलिसी बनाती है। और इसको भी कंट्रोल करने के लिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिक्स्ड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, धीरे धीरे समझ में आएंगी। और देखिए ये आप चिंता मत करो कि CPI WPI समझ नहीं आया, ये जिस दिन CPI रिलीज होगा अगले महीने उस दिन समझ आ जाएगा। ठीक है, किसी का ओके कोई सर। डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार आंसर की भेज दीजिएगा। ऑल्सो आई वांटेड टू आस्क कि मॉक्स के एनालिसिस आप करवाओगे फिर ईशान से करवाएंगे? इस वाले मॉक का ईशान सर कराएंगे। ठीक है, ईशान ओके सर अभी सर। गए हुए थे बाहर, तो आ गए वो। कल परसों से वो वापस क्लास लेना शुरू करेंगे तो कराएंगे आप। ठीक है, वो एक इंटर्नशिप के लिए गए थे बेंगलोर। अब मैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक है एसए का, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, स- आज फ्राइडे है, तो कोई बात नहीं, एसए का टॉपिक ले लो। कल सोच लेना, सैटरडे को सोच लेना, संडे को लिख लेना, क्या फर्क पड़ रहा है। AI इन जुडिशियल, जुडिशरी में AI का क्या योगदान है, कैसे AI का यूज हो रहा है, कैसे AI का इंटीग्रेशन हो रहा है, सुबास क्या है, सुपास क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी वो आपका ऐसे बेहतर बनेगा। अगर सुपरफिशियल लिख दोगे कि AI का इस तरीके से यूज हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे कैसे यूज हो रहा है, क्या उसका फ्यूचर है, मशीन लर्निंग क्या है, किस तरीके से वो उसको और इंटीग्रेट किया जा सकता है, कैसे उससे स्विफ्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं। तो उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, तो ये एक पूरा आपका क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है।